नमस्कार। कक्षा 11 वाले छात्र अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला 1950 में। दूसरा देख लीजिएगा, सांख्यिकी के जन्मदाता है। तो दूसरे में आपको राइट आंसर करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला एच.एन. वाल। तीसरा देख लीजिएगा, भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला 1853 में। चौथा देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो आर्थिक क्रिया कौन सी है ये आपको बताना होगा। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला इनमें से सभी। पांचवा देख लीजिएगा, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है ये आपको लिखना होगा। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला। छठा देख लीजिएगा, तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला सेवाएं। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक सहायक अपने लाभ को क्या करना चाहता है? तो पहले में आपको लिखना होगा अधिकतम करना चाहता है। अधिकतम आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना वर्ष किसमें हुई थी? तो लिख लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा 1951 में। ठीक है। तीसरा देख लीजिएगा, नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का क्या हो जाता है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण हो जाता है। चौथा देख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो चौथी में आपको लिखना होगा मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है ये आपको लिखना होगा। पांचवा देख लीजिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप क्या है? तो पांचवें में आपको लिखना होगा माध्य। माध्य आपको लिखना है। और छठा देख लीजिएगा, वर्गीकरण और सारणीकरण एक दूसरे के कैसे होते हैं? तो छठे में आपको लिखना होगा पूरक होता है। पूरक आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, गुणात्मक तथ्यों का सारणीकरण किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है। तो दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समंक होते हैं। तो तीसरा लगा लीजिएगा बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, सूचक स्वयं प्रश्नावली बढ़ते हैं। तो बिल्कुल बढ़ते, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, जटिल तथ्यों को सांख्यिकी की सरल रूप में प्रस्तुत करती है। तो बिल्कुल यहां पर करती है, सत्य हो जाएगा। थीटा आपका दिया है, समंक तथ्यों के समूह होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना, इसमें आपको लिखना होगा दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम जनगणना, इसमें आपको लिखना होगा 1881। औद्योगिक नीति, तो तीसरे में आपको लिखना होगा 1965। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, इसमें आपको लिखना होगा 1952। उद्योग निर्माण, तो इसमें आपको लिखना होगा द्वितीय क्षेत्र। सिंच नदी का प्रारंभ, इसमें आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा 1869। संची आवृत्ति वृक्क, इसमें आपको लिखना होगा ओजाई वृक्क। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा।
पांचवा देख लीजिएगा, पांचवी में क्या करना होगा, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है। तो इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा उत्पादन, उत्पादन के बाद उपभोग, उपभोग के बाद आपको लिखना होगा निवेश। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा एडम स्मिथ। तीसरा आपका दिया है, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है। तो आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, वापस से सुन लीजिएगा, जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग में होता है, यह आपको लिखना होगा यहां पर। तीसरे का आंसर, चौथा देख लीजिएगा, एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा सांख्यिकी विधियों का विज्ञान, विधियों का विज्ञान, ये आपको लिखना होगा। पांचवा देख लीजिएगा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा प्राथमिक समंक, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। छठा देख लीजिएगा, उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है। तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा, छठे में आपको लिखना होगा प्रतिदर्श, प्रतिदर्श विधि। सातवां आपका दिया है, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो सातवें में आपको लिखना होगा सर्वेक्षण, सर्वेक्षण विधि। अब यहां पर हमारे 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। जिससे कि हमारा छठा प्रश्न दिया है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, राजस्व से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। सातवां देख लीजिएगा, आर्थिक समस्याओं के कारण आपको बताने होंगे। और अथवा आपका दिया है सांख्यिकी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। आठवां देख लीजिएगा, सांख्यिकी की कोई 2 विशेषता आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी का महत्व आपको लिखना है। नौवां देख लीजिएगा, प्राथमिक समंक किसे कहते हैं। और अथवा आपका दिया है जनगणना से क्या आशय है। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 11वां आपका दिया, 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो 12वां प्रश्न आपको मिल जाएगा, 13वां, 14वां। ठीक है, 14वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न, जिसमें विस्तार का सूत्र आपको लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा आपको बताना है। 16वां प्रश्न आपका दिया, 16वें के बाद 17वां, 17वें के बाद 18वां आपका दिया है। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 19वां प्रश्न। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें प्रश्न वाले किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्न वाले की विशेषता आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है। ठीक है, 21वां देख लीजिएगा, 21वें के बाद 22वां, 23वां प्रश्न आपका दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए, अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। अब आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलने वाले हैं तो 9वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा।
इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वीं की बात आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वीं के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। अब यहाँ पर 14 प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 14 के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 14 प्रश्न का 8वें का उत्तर मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 15वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें आर्थिक क्रियाएं तथा गैर आर्थिक क्रियाएं में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 19वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और 20वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 21वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा 23वां प्रश्न दिया है, उसका उत्तर आपको स्वयं अपने किताब से देखकर याद कर लेना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।